साथियों, बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार भावनाओं से नहीं, विचारों से होता है। और जो विचार है उसको ही बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध का मतलब होता है विचार, तत्वज्ञान, और उसी को आधार बनाकर बुद्ध या धम्म बना हुआ है। धम्म भी ये धर्म नहीं है, क्योंकि वह विचार है जो दुनिया में फैलाने का काम होता है। चाहे विज्ञान हो या शिक्षक पढ़ाता हो, वो भी विचार होता है। उसी विचार को ध्यान में रखते हुए हमने यह चैनल खड़ा किया और इसका प्रचार प्रसार करने का काम किया। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल आंदोलन वार्ता, और आज हमारे स्टूडियो में बहुत अजीम शख्सियत, जिसको देश दुनिया के लोग जानते हैं, जिनका नाम शायद आप लोग जानते ना हो, तो भी हम उनका परिचय बताएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण हम उनका सबसे पहले परिचय लेंगे। तो बंते जी, आप अपना परिचय बताएं। देखिए, आंदोलन वार्ता के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं मंगल मैत्री प्रदान करता हूँ। मेरा नाम भदंत हर्षबोधि महास्थविर, मैं बोधगया में रहता हूँ। माँ बोधि चैरिटेबल ट्रस्ट, विश्व बौद्ध संघ, राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता भीम सेना का हूँ। तो बंते जी, आप यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आए और अहोभाग हमारे कि आप हमारे स्टूडियो में आपके चरण पधारे, इसके लिए आपका सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। आपका भी धन्यवाद। तो सबसे पहले हम तो सबसे सवाल करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आए, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि हमने सुना है कि भंते विनाचार्य जो आज देश दुनिया में जिनका नाम है, जब जो जेल में गए थे तो उनको निकालने के लिए आपने बहुत प्रयत्न किए हैं और आपकी वजह से वो निकले। तो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताया कि आपने किस तरह से उनको जेल के बाहर निकाला। मैं एक्चुअली आपके चैनल के जितने भी दर्शक देखने वाले हैं उनको सच्चाई बताना चाहूँगा। ऑलरेडी मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, लेकिन बोधगया में हूँ। अभी मैं बिहारी हूँ और बोधगया की धरती पर रहता हूँ, पवित्र बोधगया में रहता हूँ। ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, उस आंदोलन में विनय चारा का आगमन हुआ है। आकाश लामा के साथ ये मिले हुए थे और ये आंदोलन चल रहा था। ऑलरेडी जो आंदोलन कर रहे थे, जो लीडरशिप कर रहे थे, उनके विरोध में मैं शुरुआत में था, आंदोलन के विरोध में नहीं था। तो विनय चारा ने जो आकाश लामा के साथ एक साथ बैठते थे, फिर आपस में इसका क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्या फाइटिंग हुआ, किसके लिए हुआ, ये सारी जनता जानती है। मैं बोलने के लिए कुछ मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन 12 तारीख को जो आह्वान किया था, 12 लोग 12 तारीख 12,000 12 लाख 12 तारीख को लोग आएंगे, ऐसा आह्वान किया। इसकी वजह से शासन प्रशासन में एक हलचल हुई है और विनय चारा की बयानबाजी ने भी थोड़ा सा बिहार में उल पकड़ा था और जाति धर्म के लोग विनय चारा के बात से नाराज थे, नफरत कर रहे थे और इस बात से विनय चारा पर खपा भी थे कि भाई आप आंदोलन करो, किसी देवी देवता को या किसी धार्मिक भावना को दुखाने की बात मत करो। तो ये 12 तारीख 11 तारीख को ही इनका आपस में क्या बदबद हुआ, आकाश लामा में और विनय चारा में फाइटिंग हुई और फाइटिंग होने के बाद ये अलग हुए और अलग होने के बाद इन्होंने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी और इन लोगों ने प्रारंभ करने की बात कही थी। इस बेस में इसकी तूतू मैत हुई और सारे लोग जानते हैं। लेकिन विनय चारा को जिस तरह से फंसाया जेल में, और ये जेल में जाने के बाद सब लोगों को पता हुआ कि इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। उनके लोगों ने, कई लोगों ने प्रयास किया कि, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों ने विनय चारा की टीम को बताया कि भंते हर्षबोधि के पास जाने से ही आपको मार्ग मिलेगा और हर्षबोधि भंते जी की प्लानिंग से आप जेल से बाहर निकलेंगे। तो कुछ दिन के बाद ये मेरे पास आए और मेरे पास आने के बाद मुझे बोला कि भंते जी आप थोड़ा सा मदद के, एक चिवरधारी भिक्षु अंदर जेल में है, तो ये मैसेज गलत जाता। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। और जब विनय चारा को मैं मिलने गया, उस वक्त मैंने राकेश धारगावे को बुलाया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम सेना के सरदार साड़वे थे, 10 दिन रुके। कई बार जो जेलर है उनको लेटर लिखे कि विनय चारा की अच्छी खास मतलब सुविधा होना चाहिए, उसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और मैंने विनय चारा को मैं भी मिलने गया था धारगावे के साथ, और धारगावे ने ही मुझे कहा था कि भंते जी आपको हाथ जोड़ के विनंती है
जहाँ पर नितिन गजबे सभी लोगों ने मुझे बोला था कि बंते जी आपको हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार आप विनय चारा को बाहर निकाल दो, तो हम आपका वो एहसान, आपका ऋण हम नहीं भूलेंगे। तो मुझे लगा कि यार एक चोरधारी बंते जी है, क्यों इसको रोकूं, क्यों इसको मदद ना करूं। तो मैंने मदद की और मदद माध्यम से वो जेल से बाहर रिहा हो गए। और रिहा जैसे हुए तो विनय चारा अपने लाइन से चला गया, अपने इससे गया। और फिर महाराष्ट्र में धारगाव नितिन गजबे ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया उसकी मुझे ही बुलाया और मैं भी आया। तो मैंने जो भावना देखी, मैंने जो उद्देश्य देखा, मैंने जो उनके दिलों में जो लालच देखा, जो मुझे महसूस हुआ, इससे मैं 16 तारीख के बाद अपने आप को उस धम्म यात्रा से विड्रॉ किया। और विनय चारा को भी बोलता रहा गया कि विनय चारा आप अभी ठीक है, आप जेल से बाहर आए हैं, आपको धम्म यात्रा में जाना है, तो लेकिन बड़े बड़े भिक्षु उसके डिसिप्लिन में, उनके सानिध्य में, उसके प्रोटोकॉल में जाना चाहिए। और आज लोग सम्मान कर रहे हैं, अच्छी बात है। आज 16 तारीख के कार्यक्रम में निश्चित रूप से वो आने वाले हैं 1 अक्टूबर को। तो मैं ये चाहता हूँ दर्शकों को कि ये 1 अक्टूबर की बात हमको पता चली है, आपको रोकना चाहेंगे। महत्वपूर्ण हमारे पास दूसरा सवाल है और ये लास्ट सवाल है कि दीक्षा भूमि, आप जो दीक्षांत समारोह कर रहे हैं, शायद पहली बार 5 लाख लोगों को धम्म दीक्षा देने की बात कर रहे हैं, तो आपने जो ये आयोजन किया है ये दीक्षा भूमि के बाहर किया है, दीक्षा भूमि के अंदर क्यों नहीं, दीक्षा भूमि के परिसर में क्यों नहीं, ये जरा दर्शकों को बताएं। क्या हुआ है ऐसा कि आपको बाहर लेना पड़ा, और वो भी चिवेरधारी बंते जी को? सनी जी, आपको ऐसा लगता है कि मैंने दीक्षा भूमि पर कार्यक्रम क्यों नहीं लिया? ऐसा लगता है कि मैं दीक्षा भूमि को नहीं चाहता हूँ? ये बात तो आपको उन समिति को और अध्यक्षों को पूछना चाहिए। ऑलरेडी मैंने परमिशन ससाई जी को मांगा था लिखित रूप से, और उन्होंने दिया भी था, दे भी दिया था अनुमति कि आप 5 लाख लोगों को धर्मांतर का दीक्षा का कार्यक्रम करो। क्योंकि जिस जगह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतर करके भूतो न भविष्य, भारत में और पूरे विश्व में न होने वाली ऐसी धम्म क्रांति की, और भारत के बौद्धों को स्वाभिमान दिया, और भारत के बौद्धों को मानव अधिकार, बाबा साहब का धर्मांतर मानव अधिकार की लड़ाई है, और उस धर्मांतर को हम बढ़ाना चाहते थे 70वें धम्मचक्र परिवर्तन दिन के लिए। इसलिए बाबा साहब ने 5 लाख लोगों को दिया, तो हम ही बाबा साहब के उस दीक्षा पर 5 लाख लोगों को धर्मांतर देंगे, भटके विमुक्ति जातियों को। और जो लोग कीर्तन धर्म में गए, जो लोगों ने धम्म परिवर्तन किया, इनकी घर वापसी लाने के लिए ये धम्म दीक्षा का कार्यक्रम दीक्षा भूमि में ही होना था, और हमने करने का निश्चय किया। लेकिन समिति के जो दीक्षा भूमि भारत समिति के सर्वसर बनते ससाई जी, इन्होंने परमिशन देने के बाद दूसरे दिन हमारे अध्यक्ष को बुला के वो लेटर फाड़ दिया कि नहीं भाई, ये कार्यक्रम वहाँ नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा। बंते जी, आपको रोकना चाहिए, महत्वपूर्ण सवाल है। क्या जो अध्यक्ष है बंते सुरेश ससाई, इन्होंने फाड़ा? हाँ, अच्छा। इन्होंने फाड़ा, इन्होंने मना कर दिया, और इन्होंने बंते ससाई जी ने कई ऐसे काम किए जो मैं बोलना नहीं चाहता। लोग बोलते बंते हर्षोबुद्धि हमेशा उनके विरोध में बोलते। मैं ये चाहता हूँ कि जो बाहर से जापान से व्यक्ति आए, उनको नागरिकत्व दिया है, किस करार पर दिया है, उन्हें अच्छा रहना चाहिए। मुझे लगता है कि धर्मांतर को रोकने की साजिश ससाई जी के पीछे किसके हाथ है? कहीं लगता है मुझे आरएसएस का तो हाथ नहीं है, कभी बीजेपी के तो लोगों का हाथ नहीं कि भाई हर्षोबुद्धि को अगर धर्मांतर के लिए काम करेंगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी। और ऑलरेडी दीक्षा भूमि का जो विकास होना चाहिए था, वो विकास न होते दीक्षा भूमि वीरान पड़ी हुई है, और जनता पुकार रही है कि ये हमारी ऊर्जा भूमि है, इस ऊर्जा भूमि पर डेवलप नहीं है। तो इसीलिए हमको पर्याय व्यवस्था जो हमने आह्वान किया था 16 तारीख में कि 5 लाख लोगों को हम लोग दीक्षा भूमि पर धर्मांतर करेंगे, दीक्षा देंगे, तो उनको हमको रोकने के लिए प्रयास किया गया। हमको अगर अनुमति नहीं है हम क्या करेंगे? तो इसलिए समाज के लोगों ने उसको पूछना चाहिए, भारत के लोगों ने उसको पूछना चाहिए कि जिस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दीक्षा भूमि पर धर्मांतर किया 1956 को 14 अक्टूबर कर, उसी धर्मांतर को पूरे भारत भर में हम लेके जा रहे हैं दीक्षा भूमि के शुरुआत के साथ। महाराष्ट्र में होगा, कर्नाटक में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में होगा, पंजाब में होगा, हरियाणा में होगा। भारत के हर स्टेट में हम लोग बाबा साहब के धर्मांतर को लेके जाने वाले थे, लेकिन हमको परमिशन नहीं दिखे। हमको एक नाराजगी हुई, उदासीनता हुई। इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, वो बंते ससाई जी ने पूछना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से, और उसका नकाब उतरना चाहिए। इसीलिए हमने पर्याय व्यवस्था करके बेजन बाग मैदान में
लाखों की संख्या में हम बौद्ध धर्म की दीक्षा देंगे, जिसमें हर देश का, जी वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, 18 देश के लोग आ रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के जो भूतपूर्व न्यायाधीश सुरेश केट जी उनके द्वारा उद्घाटन होने वाला है। इस कार्यक्रम में माननीय भीमराव जी अंबेडकर, भारतीय बुद्ध महासभा के नेशनल प्रेसिडेंट है, वो आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष भूतपूर्व सामाजिक न्याय मंत्री इंजीनियर माननीय राजकुमार जी बडोले अभी वर्तमान में हम लोग स्वागत अध्यक्ष है। और कई ऐसे लोग, सामाजिक धार्मिक लोगों को हमने बुलाया है। और 1 अक्टूबर को ये ऐतिहासिक धम्म दीक्षा समारोह नागपुर के बेजन भाग में, नागपुर के पवित्र भूमि पर हो रहा है। अगर ये दीक्षा भूमि पर होता, जैसे आपकी श्रद्धा है, जैसे आपने कहा कि ये दीक्षा भूमि पर होना चाहिए, अगर ये दीक्षा भूमि पर होता तो एक नई दिशा मिलती, नई समाज को ऊर्जा मिलती। और इस आंदोलन को, इस कारवा को, बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए हमने कहा था कि बाबा साहब ने कहा कि मुझे प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है। और ये सपना साकार करने के लिए अगर दीक्षा भूमि के अध्यक्ष मान जाते और ये कहते कि हम आपको दीक्षा भूमि 1 दिन के लिए देते और 5 लाख लोगों को हम धर्मांतर करते, तो इतिहास दोहराया जाता और भारत के बुद्धों को एक ऊर्जा मिलती। लेकिन मुझे खेत के साथ एक धर्मगुरु होने के साथ मैं अभी भी बोलता हूँ, उनको सद्बुद्धि मिले, उनके मन में बुद्धों के प्रति प्यार निर्माण हो। और दीक्षा भूमि बाबा साहब की है तो उसको डेवलपमेंट करने की सोचे, ना कि दीक्षा भूमि का वीरान और उदासीनता ना करे। ऐसा मैं संदेश देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। 1 अक्टूबर को भारत के विभिन्न राज्य के लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पधार कर, हिस्सा लेकर, धम्म दीक्षा लेकर ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा बने, ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ। एक मैं जवाबदार, एक पदंत हर्षबोधी होने के नाते, एक जवाबदार व्यक्ति होने के नाते, धर्मगुरु होने के नाते मैं आह्वान करता हूँ कि ये कार्यक्रम सफल होगा और आप सभी का सहयोग, आप सभी का आगमन हमारे लिए बहुत आदरणीय होगा। यही मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से आप सभी को मैं आह्वान कर सकता हूँ। आप और भी कुछ पूछ सकते हैं। तो साथियों, अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, बंते जी ने दीक्षा भूमि के ऊपर सवाल उठाए, दीक्षा भूमि समिति के ऊपर सवाल उठाए, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर सवाल उठाया। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, हमने इसके पहले भी दीक्षा भूमि पर वीडियो बनाया है, जो ओबीसी वर्ग है उन्होंने भी वहाँ पे धम्म दीक्षा लेने के लिए वहाँ के अध्यक्ष को लेटर लिखा था, वो भी लेटर हमारे पास में है, उनकी भी हमने मुलाकात आपको दिखाई थी। अभी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जिस बाबा साहब का विश्वास धम्म गुरुओं पर था कि वो बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे, उसी धम्म गुरुओं को दीक्षा भूमि पर धम्म की दीक्षा देने के लिए रोका जा रहा है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। अभी जो बंते जी ने हमको कहा है कि उन लोगों से आपने सवाल करने चाहिए, ये भी सवाल हम करेंगे, परंतु सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जो बौद्ध धम्म के लोग हैं वो कहाँ है, उनके विचार क्या है, वो क्या सोचते हैं। अभी आने वाले समय में 2 तारीख को कार्यक्रम है और दीक्षा भूमि का जो व्यवस्थापन है वो नदारद है। हमने इसके पहले भी वीडियो बनाया है, फेसबुक पे आप जाकर देख सकते हैं। हमने वो वीडियो डाला है कि वहाँ की परिस्थिति क्या है। अभी बहुजन वार्ता पर हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, वहाँ पे कुछ महिलाओं ने हमें बुलाया था और वहाँ की परिस्थिति दिखाया था, वो शॉर्ट वीडियो भी डाला है, आप उसको भी देख सकते हैं। और कल संडे को वहाँ पर सभी लोगों को आह्वान किया गया है, तो लोग वहाँ आएंगे। तो कल अगर वो दीक्षा भूमि समिति के लोग आते हैं तो वो भी सवाल हम जरूर पूछेंगे। बंते जी ने जो हमें कहा है वो सब सवाल पूछेंगे, परंतु सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या दीक्षा भूमि खंडर हो रही है, क्या दीक्षा भूमि ख़त्म होने के कगार पर है, क्या दीक्षा भूमि पर आरएसएस का कब्जा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें क्या करना चाहिए दीक्षा भूमि बचाने के लिए, या जिस तरह से यह बंते जी है जो कारवा आगे बढ़ाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके तरह जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए हमें किस तरह से मदद करनी चाहिए, इस पर ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल को लोगों तक पहुंचाएं। लाइक भी कीजिए और ये जो वीडियो है लोगों तक पहुंचाने का शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जितने बढ़ेंगे उतना हमें लोगों तक पहुंचने का समय मिलेगा। धन्यवाद।